चिकमंगलुरु में कर्नल सैमी की बीवी फरीदा सैमी का पुश्तैनी मकान था, जिसमें फरीदा सैमी अपने परिवार के साथ पिछले 2 सालों से रह रही थी। कर्नल सैमी तो अपने सरकारी बंगलों में कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी कहीं रहा करता था और गाहे-बगाहे अपने परिवार से मिलने आता रहता था, ऐसा फरीदा सैमी का कहना था। जबकि आस-पड़ोस से पूछताछ करने पर हमें यही पता चला था कि इक्का-दुक्का ही उन्होंने कर्नल सैमी को वहाँ देखा था, वो भी पिछले 1-2 महीनों के दौरान ही। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अल्बर्टो सैमी ने अपने अदनान सैमी के नाम की एलिबाई पक्की करने के लिए फरीदा सैमी एंड फैमिली को अपनी फैमिली बना रखा था, ताकि कल को जांच हो तो उसको उसके सबूत मिल सकें। बहरहाल वो रात हमने आस पड़ोस से तमाम पूछताछ करते हुए और आधी रात के बाद फरीदा सैमी के मकान पर नज़र रखते हुए काटी। अगली सुबह छोटे से कस्बे के अड़ोसी पड़ोसी कर्नल सैमी की मृत्यु पर दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठे हो गए। मात्र दुनियादारी की खातिर ही दुनिया इकट्ठी हुई थी। चिकमंगलुरु आर्मी पोस्ट पर तैनात कुछ कर्नल रैंक के अधिकारी भी कर्नल सैमी की आखिरी मिट्टी देने पहुंचे हुए थे। फिर बाकायदा आर्मी बैंड की अगवानी में कर्नल सैमी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां एक मौलवी ने बाकायदा फातिहा पढ़ा और फिर कर्नल सैमी के मृत शरीर को ताबूत सहित ही कब्र में डाल दिया गया। गुलफाम सैमी ने बड़ा पुत्र होने के नाते ताबूत पर पहली मिट्टी डाली और फिर कारिंदे कब्र को भरते चले गए। अगले 30 मिनट बाद जब बाकायदा कर्नल सैमी के निवास स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, कोहिनूर कहाँ गया, यह रहस्य हमेशा हमेशा के लिए कर्नल सैमी के साथ उसकी कब्र में ही समा गया। हम लोग पिटा सा मुँह लेकर चिकमंगलुरु मिलिट्री एयर बेस की तरफ निकले, जहाँ दिल्ली से उड़ा हमारा हेलीकॉप्टर अभी भी इंतज़ार कर रहा था। आधे घंटे बाद हम एयर बेस स्थित हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हमारा हेलीकॉप्टर पड़ा था। राजू खन्ना का लापता हो जाना भी कर्नल सैमी के साथ साथ कब्र में समा गया था। कोई पता नहीं वो जिंदा था कि मर चुका था। हेलीकॉप्टर चालक ने जैसे ही हमें आता देखा तो उसने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। गड़ 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 की आवाज़ के साथ हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर घूमना शुरू हो गया और वहाँ पर ज़ोरदार गर्जना गूंजने लगी। ट्रेन 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 ट्यूं ट्यूं। तभी मेरे कानों में मध्यम मोबाइल की आवाज़ पड़ी और मैंने लपक कर अपने क्लीवेज से मोबाइल निकाला। नैन्स बॉन्ड ने भी हैरत भरी निगाहें मुझ पर डाली। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा। राजू, मैं उछली। बॉन्ड, राजू का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है। हर्षित आवाज़ में मैंने कॉलिंग स्विच दबाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से राजू ने मुझे कुछ कहा, पर प्रोपेलर की गड़गड़ की आवाज़ से मुझे कुछ सुनाई न दिए। मैंने एक उंगली दूसरे कान में डाली, फिर मुझे राजू की मध्यम सी आवाज़ सुनाई पड़ी, हेलो मैडम। इस दौरान नैन्स बॉन्ड हेलीकॉप्टर चालक को इंजन बंद करने का इशारा कर रहा था। चालक हमारी तरफ ना देख अपने डैशबोर्ड पर लगे बटनों से ही जूझ रहा था। कहाँ हो तुम? मैं मोबाइल पर चीखी। मैडम, आपने सन्यासी फिल्म देखी थी जिसमें मनोज कुमार? क्या बकवास लगा दी तुमने? मैं चिंगाड़ी। ठीक तो हो ना तुम? कहाँ से बोल रहे हो? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? मैं हैरत में पड़ी। दीदी, पहली बार राजू ने मुझे प्यारा सा संबोधन दिया। उसने मुझे पहले कूपे में बेहोश किया, वो आगे कह रहा था, फिर ताबूत में डालकर रखा। तभी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन की बीप से उसे पता चल गया कि मैं ताबूत के भीतर किसी को फ़ोन कर रहा था। बस उसने मुझे ताबूत से बाहर निकाला और मेरा गला घोंटने लगा। यह तो मेरी अकल काम कर गई जो मैंने अपनी गर्दन एक तरफ लटका ली। उसने समझा मैं मर गया हूँ। फिर उसने मुझे कूपे के इमरजेंसी दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैं नुकीले पत्थरों पर लुढ़कता पुढ़कता बेहोश हो गया। जब आँखें खुली तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, सिटी हॉस्पिटल में। मुझे 2 लोगों ने दिल्ली के सब्जी मंडी स्टेशन के बाहर से बेहोश उठाया था और हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया था। किसने धक्का दिया था तुम्हें? किसने? उसी ने ही। नाम क्या है उसका? मैं पैर पटकती बोली। नाम तो मैं भी नहीं जानता, ना ही आपने बताया। पूरी बात बताओ, तुम उसके हत्थे कैसे चढ़े? जब आप मुझे उन लोगों का पीछा करने के लिए छोड़कर स्टेशन से भागी थी तो मैं काउंटर पर पापा को छोड़कर वेटिंग हॉल में चला गया। फिर गुपचुप सैमी परिवार पर नज़र रखने लगा। तभी सैमी परिवार डाइनिंग हॉल में खाना खाने चला गया। मैं उनके पीछे पीछे गया। उन्हें खाना खाते देख मैं वापस उन लोगों की सीट पर पहुंचा और बैठ गया। तभी मुझे पीछे से एक आहट सुनाई दी, धीमी सी, और इसके बाद राजू डर के मारे चुप हो गया।